हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। इन लास्ट क्लास हमने कवर किया था व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। नाउ अब हम कवर करेंगे व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन और इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सब्लिमेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए समझिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में एक डायग्राम बना के दिखाया था कि सब्लिमेशन क्या होता है कि आपका डायरेक्ट जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर हम उसे हीट दे तो, अगर हम किसी मैटर को हीट दे तो वो अगर वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए किस में, गैस में, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और वाइस वर्सा भी, जैसे कि आपका गैस से भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए इसमें आपका सॉलिड में, जब हम उसे कूल करें तो। ठीक है, तो इसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को लिखिए, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, changing from changing from a solid to a gas या वेपर। ठीक है, वेपर ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। ठीक है, ऑन हीटिंग विदाउट, ऑन हीटिंग विदाउट, विदाउट विदाउट पासिंग, विदाउट पासिंग थ्रू अ liquid phase known as sublimation, sublimation। ठीक है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, वो पॉइंट भी लिख लीजिए। इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, it is the process of changing from a gas या vapor to a solid, to a solid on cooling, on cooling, on cooling without passing through a liquid phase, a liquid phase, liquid phase known as known as known as sublimation, known as sublimation। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को समझते हैं इन डिटेल, क्या मैंने लिखवाया। चलिए देखिए, मैंने कहा कि सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर कोई मैटर आपका सॉलिड में है, उसको हम हीट करें, है ना, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें उस मैटर का, अब तो वो मैटर अगर सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है आपका वो गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है आपका गैस में, लिक्विड फेज में नहीं जाता, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है आपका सॉलिड से गैस में ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पे, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, और वाइस वर्सा ऑल्सो टू, जैसे कि अगर गैस से हम गैस को कूल करें, मतलब टेम्परेचर डाउन करें, मतलब ठंडा करें, तो वो गैस अगर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए आपका सॉलिड में, लिक्विड फेज में ना जाए, तो इस प्रोसेस को भी कहेंगे क्या, सब्लिमेशन। देखिए जैसे मैंने कहा, हमें ऐसे नॉर्मली हमें पता है कि सॉलिड से पहले जाता है किसमें, लिक्विड में, हीट करने पे, और ज़्यादा हीट करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। पर सब्लिमेशन के केस में क्या होता है, सब्लिमेशन के केस में ये होता है कि जो सॉलिड है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। ठीक है, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग ये फेज अटेन करता ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और सेम इसके साथ भी यही है कि आपका गैस
डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे अगर गैस आपका कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, तो इस प्रोसेस कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। जैसे कुछ 2-3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सारे नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल है आपका नेपथलीन के बॉल्स। आपने देखे होंगे नेपथलीन के बॉल्स वाइट कलर के जो होते हैं वो घरों में यूज़ होते हैं। हम उसको कपड़ों के बीच में डाल देते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़ों से दूर रहे और स्मेल ना करे। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद। तो नेपथलीन के बॉल्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके गैस में। कुछ टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी लिखिए, नेपथलीन, नेपथलीन, नेपथलीन। ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट कलर, वाइट कलर का होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये नेपथलीन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपका ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस से मतलब है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, ये क्या होता है, CO2। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कहाँ देखा होगा, आपने देखा होगा स्टेज पे जब परफॉर्मेंस होती है ना, तो नीचे फॉग छोड़ते हैं। ठीक है, तो नीचे धुआं धुआं कर देते हैं, ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, और पैरों के नीचे धुआं धुआं कर देते हैं। वो एक्चुअली में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो एक्चुअली सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके वो वैसा तैयार किया जाता है, आपका नीचे फॉग फॉग। ठीक है, तो वो क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है ना, ये तो कुछ एग्जांपल थे किसके, सब्लिमेशन के। सब्लिमेशन हमने देख लिया कि डायरेक्ट जो आपका सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए गैस में, या गैस से कन्वर्ट हो जाए आपका सॉलिड में बाय हीटिंग और कूलिंग की प्रोसेस से, उसको कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। अब देखेंगे व्हाट इज इवेपोरेशन। देखिए, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है इवेपोरेशन। पहले एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या होता है इवेपोरेशन। ठीक है, चलिए लिखिए, इवेपोरेशन क्या होता है, लिखिए। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज द इज द इज द चेंज ऑफ अ लिक्विड, चेंज ऑफ अ लिक्विड, चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इनटू अ वेपर या गैस, इनटू अ वेपर या गैस एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर बिलो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये होता है क्या, आपका इवेपोरेशन। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया है इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन मैंने लिखवाया है कि इवेपोरेशन वो होता है कि अगर हम लिक्विड से आपका वेपर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो आपको मैंने जब बॉइलिंग पढ़ाया था तब भी मैंने यही बताया था कि आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग कहते हैं। फिर इवेपोरेशन भी यही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों में फ़र्क क्या है ना, तो दोनों में फ़र्क क्या है वो चीज़ें अब समझिए, बहुत ध्यान से समझिए क्या होता है इवेपोरेशन और क्या होता है बॉइलिंग, दोनों में डिफरेंस समझिए। जैसे कि माना कि मैंने एक कंटेनर है, ये मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में कुछ पानी है। ठीक है, पानी दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये पानी। आपको याद है मैंने जब टेम्परेचर पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन, उनके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
वो मोशन में होते हैं। किसी के पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। मतलब किसी के पास कम एनर्जी होती है, किसी के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। कोई कम एनर्जी से हिल रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, कोई ज़्यादा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर किया था कि इसमें आपका टेम्परेचर, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक, जैसे मान लो कोई ये पार्टिकल यहाँ का ऐसे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इस वाटर में ऐसे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हर पार्टिकल अपने हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, आपके अपने हिसाब से सब मूव कर रहे हैं। सबके पास जैसी एनर्जी है वैसा मूव कर रहे हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, किसी पार्टिकल के पास, किसी पार्टिकल के पास कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये तो पार्टिकल की बात। अब देखिए इवेपोरेशन में होता क्या है। जैसे ये तो हमें फिनोमेना समझ में आ गया, पार्टिकल मोशन में होते हैं। मानो किसी पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वैसे हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे इन डिटेल में, देखेंगे जब आपका वर्क पावर एनर्जी जब चैप्टर आएगा, उसमें हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जी को कवर करेंगे। अभी ये देखिए, अभी ये समझिए कि पार्टिकल के पास एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड से लेना देना होता है उनका। ठीक है, तो किसी पार्टिकल के पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसी पार्टिकल के पास स्पीड बहुत कम है, सिंपल भाषा में बोलो तो। ठीक है, तो ऐसे देखिए, मानिए कोई पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और वो इतना ज़्यादा एनर्जी है, वो इसको सरफेस, जो ये वाटर का जो सरफेस है ना, इसको छोड़ के कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। इसको छोड़ के एटमॉस्फेयर में चला गया। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। ठीक है, सारे तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो इसको छोड़ के सरफेस में जा रहे हैं, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है ना। देखिए एक चीज़ और, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मूवमेंट होगा, ज़्यादा मूवमेंट होगा तो ज़्यादा कोलाइड करेगा। देखिए ज़्यादा, समझिए दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मोशन में है, और अगर जितना मोशन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे से क्या कहेंगे, कोलाइड करेंगे। जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। और जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा उस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। ये तो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। अब देखिए, ये जो पार्टिकल है जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो सरफेस छोड़ के चले गए कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो ज़्यादा एनर्जी है, वो चले गए कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में चले गए, तो देखिए मैंने कहा अभी, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा हिलेंगे, ज़्यादा हिलेंगे, ज़्यादा ही वो क्या करेंगे, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। सोचिए अगर वो जो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी थी वो ही चले गए, वो चले गए, तो अब टेम्परेचर कौन इंक्रीज करेगा, जो जिनके पास कम एनर्जी वो कम कम इंक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब इवेपोरेशन होता है, हायर जो जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है वो अगर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो आपका जो मैटर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ज़्यादा एनर्जी वो तो चले गए, वो तो चले गए ना, तो बचे क्या है, कम एनर्जी वाले बचे हैं, वो कम कोलाइड करेंगे। जितना कम कोलिजन करेंगे उतनी कम हीट होगी, ज़्यादा वाले तो निकल चुके। इसीलिए क्या होता है इवेपोरेशन में, कि क्या होता है कि जब भी लिक्विड आपका मैटर छोड़ के जाता है, तो जो आपका मैटर है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, आपका उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसीलिए जब भी हमें गर्मियों में पसीने निकलते हैं, तो पसीनों में जो वाटर वेपर है वो हमारे स्किन को छोड़ के एटमॉस्फेयर में जाता है, और एटमॉस्फेयर में जाता है तो हमारे स्किन को ठंडक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो जो छोड़ के गया है, वो पार्टिकल हमें जो छोड़ के गया हमारी स्किन को, उसके पास हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी थी, और हाई एनर्जी थी वही आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। वही वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कोलाइड मतलब ज़्यादा कोलिजन, ज़्यादा टेम्परेचर। तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पार्टिकल तो निकल गया, तो बचे क्या, कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल, तो हमारे स्किन का टेम्परेचर डाउन हो गया। समझ रहे हैं? तो हमारे स्किन का टेम्परेचर डाउन हो गया, इसीलिए हमारा स्किन भी ठंडा रहता है। और आपने देखा होगा कि हम गर्मियों में कॉटन कपड़ा पहनते हैं। कॉटन कपड़ा इसीलिए पहनते हैं क्योंकि हमारा जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उनके पास एब्जॉर्प्शन
ज़्यादा होती है, एब्जॉर्ब वो ज़्यादा करते हैं, तो वो वाटर को हमारे जो स्किन पे जो जो मतलब पसीने निकल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं कहाँ पे, आपका एटमॉस्फेयर में। इसीलिए गर्मी में कॉटन कपड़े भी पहनते हैं, क्योंकि वो लिक्विड को जल्दी क्या करते हैं, भेज देते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और भेज देते हैं। आप पॉलिस्टर कपड़े नहीं कर पाते ऑब्जॉर्ब, जितना ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो हमें अंदर और ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसीलिए गर्मी में पॉलिस्टर कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, तो ये कहानी थी कुछ इवेपोरेशन की। आप देखिए और सुनिए इवेपोरेशन की कहानी। तो ये देखिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ये तो कंटिन्यूस होता ही रहता है। इसको हमने कहीं टेम्परेचर, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसको हीट दे रहा हूँ, नहीं, मैंने इसको हीट नहीं दिया, मैंने हीट दिया ही नहीं। मैंने तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे आपका इसी टेम्परेचर, नॉर्मल जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है, इसी पे आपका जो ग्लास ऑफ वाटर में जो वाटर है वो ज़्यादा ही, उसमें कुछ पार्टिकल है, वो कोई कम मूवमेंट में होगा, कोई ज़्यादा मूवमेंट में होगा, किसी के पास एनर्जी ज़्यादा, किसी के पास एनर्जी कम, तो वहीं पे इवेपोरेशन प्रोसेस चलता रहता है। इवेपोरेशन प्रोसेस मतलब कि ज़्यादा एनर्जी वाले छोड़ के चले गए किसको, आपके मैटर को, आपके लिक्विड को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चले गए। ठीक है, तो वही होता है इवेपोरेशन। अब देखिए, वो लिक्विड अगर छोड़ के चला गया एटमॉस्फेयर में तो उस लिक्विड का स्पेस खाली हो गया, तो मतलब कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो लिक्विड है उसका अमाउंट कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपके कुछ लिक्विड इवेपोरेट हो गए हैं ना, कुछ चले गए आपको छोड़ के, तो भैया आप अपने आप आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी इवेपोरेशन की, हमने इसमें कोई हीट नहीं दी। ठीक है, फिर बॉइलिंग में क्या था, बॉइलिंग में आप वो भी समझ लीजिए। देखिए, अब आपको एग्जांपल देता हूँ बॉइलिंग का। जैसे कि मानो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका वाटर है, वाटर है, ठीक है, और हमें ये पता है पार्टिकल है, पार्टिकल ऑलवेज मोशन में होते हैं और इवेपोरेशन चलती रहती है। बट इवेपोरेशन चलती है और ऊपर से हमने इसे हीट दे दिया, हमने इसे क्या कर दिया, और ज़्यादा एनर्जी दे दी, मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया हमने अपने एंड पे, हमने और ज़्यादा इसका टेम्परेचर दे दिया। किसकी वजह से? हमने नीचे से क्या दे दिया, हीट दे दिया। ठीक है, हमने नीचे से क्या दे दिया, हीट दे दिया, हीट दे दिया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो देखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, पार्टिकल और ज़्यादा मोशन में आ गए, उनके पास और ज़्यादा एनर्जी आ गई, और ज़्यादा एनर्जी आ गई, और ज़्यादा मोशन में आ गया। जितनी ज़्यादा मोशन में आएंगे उतना ज़्यादा वो सरफेस छोड़ के भागेंगे, और जितना सरफेस छोड़ के भागेंगे उतना जल्दी आपका क्या होगा, बॉइलिंग, मतलब पानी आपके पार्टिकल को छोड़ के एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये था बॉइलिंग का प्रोसेस। ठीक है, और देखिए, हम जब हीट दे रहे हैं तो पूरे में वाटर में, पूरे वाटर में आपका जो सबके पास जाएगा एनर्जी, है ना, क्योंकि पूरा पानी गर्म हो रहा है, तो सारा पानी गर्म हो रहा है, तो हर पार्टिकल के पास एनर्जी जा रही है, हर पार्टिकल के पास एनर्जी जा रही है, तो हर पार्टिकल क्या होगा, हर पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और सब पार्टिकल सोचेंगे भागने की, सब सब उसको छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग में ये प्रोसेस है, पर इस केस में हमने कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। ठीक है, इसमें कोई टेम्परेचर हमने इंक्रीज नहीं किया, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होता रहता है। क्यों होता है? वो फिनोमेना आप समझ रहे हैं कि आपके पार्टिकल आपके पॉइंट को, आपके मैटर को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी एनर्जी, हमने कोई एनर्जी उसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, और ये चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, दिन रात हर दिन 24 घंटे ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। और इस केस में क्या था, इवेपोरेशन तो चल ही रही थी और हमने ज़्यादा हीट दे दी ऊपर से, और ज़्यादा पार्टिकल घूमने लग गए, उड़ने लग गए। और इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में क्या फ़र्क है, इस प्रोसेस में कोई आपके बुलबुले नहीं दिखेंगे, इसमें इसमें आपको बुलबुले नहीं दिखेंगे, बुलबुले नहीं दिखेंगे। क्यों? टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ही नहीं, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना इनके पास, इसलिए बहुत धीरे धीरे ये टेम्परेचर, धीरे 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 ये वेपोरेट होते हैं और बहुत धीरे धीरे आपका वॉल्यूम कम होता है। बट इस केस में आपका इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि आपका वॉल्यूम बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी, सारे पार्टिकल फटाफट भागते हैं। ठीक है, ये कहानी थी आपकी। और इसमें क्या होता है, आपका हीट 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 कंटिन्यूस हम देते हैं। ठीक है, हीट देने के कारण, और इसमें कोई हीट नहीं होती,
ये कहानी आपकी किसकी, इवेपोरेशन की है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम कब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हमारी स्किन का। और भी आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका जैसे घड़ा होता है, गर्मियों में घड़ा जिसमें पानी डालते हैं, वो घड़ा वो घड़ा हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? वो घड़ा ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि इवेपोरेशन के कारण। उसको भी समझिए। अभी देखिए, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, वो समझिए कि आपके पार्टिकल छोड़ के चले गए, जिनके पास ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टेम्परेचर वाले पार्टिकल छोड़ के चले गए आपको, तो बचे ना कम टेम्परेचर वाले, तो भैया आपका ऑटोमेटिक आपका मैटर का टेम्परेचर डाउन हो गया ना। समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर डाउन हो गया। वैसे ही घड़े का एग्जांपल देखिए, घड़े बाहर मान लीजिए बहुत गर्मी है, ठीक है, तो घड़े में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, उससे पानी कंटिन्यू सीप करते रहते हैं, ठीक है, निकलते रहते हैं, वो छोटे छोटे पोर से पानी निकलते रहते हैं। अब पानी निकलेंगे, और मैंने भी बताया इवेपोरेशन 24 घंटे फिनोमेना चलता रहता है, तो पानी जो आए वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होंगे। और इवेपोरेट तो तब होंगे ना भैया कि आपका जो पार्टिकल है उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो उसको छोड़ के जा रहे हैं उस फेज को। देखिए लेटेंट फेज, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यही तो था कि आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में, ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद। तो भैया आपका उस पार्टिकल घड़े के जो बाहर जो पानी आया सीप करके, वो पार्टिकल उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, वो उसको छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया तो क्या हो गया, अपने आप उस मैटर का टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है, अपने आप उस क्या हो गया, उस मैटर का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट इवेपोरेशन का, और बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, बॉइलिंग अलग चीज़ है, इवेपोरेशन अलग चीज़ है, ठीक है। नाउ आपको लिखना है तो बेशक आप लिख लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिए, जैसे आपका कपड़े का, कॉटन कपड़े का, आपका आपका घड़ा का, आप हमारी स्किन से जो निकलते हैं, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और एक बात और, ये जैसे टोटल पार्टिकल जो है इसमें इसमें इस कंटेनर में जितने पार्टिकल हैं, हम जब टेम बोलते हैं ना इस कंटेनर का इतना टेम्परेचर है, ठीक है, तो एवरेज, हम एक्चुअली में बात एवरेज की करते हैं कि देखिए, हमें ये पता है कि पार्टिकल अरबों खरबों पार्टिकल है ना, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे एटम से तो मिलके बने हैं। तो हर एटम का अपना अपना एनर्जी, ठीक है, हर पार्टिकल का अपना एनर्जी। तो देखिए, तो मान लीजिए किसी एक पार्टिकल की एनर्जी है मान लो 37 डिग्री, और किसी दूसरे पार्टिकल की टेम्परेचर 25 डिग्री, और किसी तीसरे पार्टिकल के टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री। तो देख रहे, और हम तो कहते हैं भैया टोटल पानी का टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री, बट आप एक्चुअल में देख रहे हैं तो किसी पार्टिकल की एनर्जी है 37, किसी की 5, किसी की 10 पर, और पर हम एवरेजली बात करते हैं कि इस टोटल पानी का जो टेम्परेचर, पार्टिकल का टेम्परेचर, उसका एवरेज कितना, ठीक है। तो देखिए, जब हाइयर कंसंट्रेशन, हाइयर टेम्परेचर वाला निकल जाएगा तो अपने आप एवरेज घट जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या था कहानी आपकी इवेपोरेशन की, ठीक है। नाउ नाउ अब देखिए इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन किस किस चीज से फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, नेक्स्ट देखिए, फैक्टर 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 दैट फैक्टर दैट influence the rate of evaporation. अब हम वो फैक्टर पढ़ेंगे, वो फैक्टर देखेंगे जो आपके इवेपोरेशन को इफेक्ट करता हो, कि उस फैक्टर को चेंज करने से आपका इवेपोरेशन कम ज़्यादा हो रहा हो, इवेपोरेशन पे फर्क पड़ रहा हो, है ना। तो हम उन फैक्टर की हम बात करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से क्या होता है, वो फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर, फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। लिखिए इसमें कुछ एक पॉइंट लिखिए, द हायर द टेम्परेचर, higher the temperature, the faster the rate of evaporation.
ठीक है, ये देखिए समझिए अब इस चीज को, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है आपके इवेपोरेशन को। देखिए अभी मैंने कहा, अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया पार्टिकल की एनर्जी के लेके। अभी मैंने कहा कि पार्टिकल के पास, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो निकल लेते हैं, उस मैटर को छोड़ के, उस लिक्विड को छोड़ के एटमॉस्फेयर में निकल लेते हैं। अब ऐसे समझिए, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेजोरिटी पार्टिकल का के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। पहले कम पार्टिकल के पास एनर्जी कम, पहले कम पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी थी, वो निकल रहे थे। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो सारे निकलने लग जाएंगे, तो और ज़्यादा इवेपोरेशन होने लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर ऐसे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो पार्टिकल के मोशन कम होने लग जाएंगे, वो कम होने लग जाएंगे तो इवेपोरेशन भी कम होने लग जाएगा, क्योंकि भैया आपके पार्टिकल इतने ज़्यादा मोशन में है नहीं, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है वो उस फेज को छोड़ के जाए, है ना। तो टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो पार्टिकल का मोशन बहुत धीरे धीरे होने लग जाएगा, और धीरे धीरे होने लग जाएगा तो वो भैया उसके पास इतनी एनर्जी रहेगी नहीं कि वो उस फेज को छोड़ के जाए। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इवेपोरेशन क्या होता है, घट जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मियों में आप देखेंगे तो गर्मियों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जब जब ठंडियों के मुकाबले। ठंडियों में क्या होता है, इवेपोरेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है आपका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के मोशंस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, नेक्स्ट फैक्टर इज विंड। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड, मतलब हवा। विंड कैसे इफेक्ट करता है आपके इवेपोरेशन को? ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, पहले लिखिए फिर समझाता हूँ। द मोर विंड, विंड या एयर सर्कुलेशन, द faster the rate of evaporation। ठीक है, फास्टर द रेट ऑफ evaporation। समझिए, इसको भी समझिए कि विंड से कैसे फर्क पड़ता है आपके इवेपोरेशन पे। एक एग्जांपल, जैसे कि आपका लास्ट जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका कंटेनर है, और इस कंटेनर में कुछ पानी है। मान लो इस कंटेनर में कुछ, तो इवेपोरेशन होता है तो आपके क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, हमें समझ में अब आ चुका है, पार्टिकल इसको छोड़ के जाते हैं, और ये सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस से ही होता है। ठीक है, तो पार्टिकल जब छोड़ के जाते हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में ही तो जा रहे हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में ही तो जा रहे हैं। तो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। ठीक है, तो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में चल गए और विंड आई विंड आई और इस पार्टिकल को धक्का देके आगे कर दिया। इस जो ये जो आपका ये वाला जो है ना, ये इन सब जो इवेपोरेट होके जो पार्टिकल ऊपर गए थे उन पार्टिकल को धक्का देके आगे कर दिया। अब फिर से खाली हो गया ऊपर जगह, अब फिर से खाली होगा तो पानी फिर ऊपर जाएगा, फिर भर जाएगा, फिर विंड आएगी फिर उसे हटा देगी, फिर पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका फर्क पड़ता है विंड से, कि विंड ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि ऊपर की जगह खाली हो रही है, बार बार इधर उधर हो रही है, हिल रही है, तो इससे ज़्यादा भी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। जितना ज़्यादा विंड उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन। वही लिखा है, द मोर विंड एयर सर्कुलेशन द फास्टर, मतलब फास्टर एयर सर्कुलेशन होगा और आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखिए, आपका एक्सपोज एरिया, सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड फेस एरिया, एक्सपोज्ड। इसको भी देखिए क्या होता है एक्सपोज एरिया। पहले काम करते लिख लेते पॉइंट, द लार्जर द exposed surface area, the faster the evaporation, evaporation
फास्टर द इवेपोरेशन रेट, ठीक है। देखिए, और देखिए क्या कहा मैंने कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब इस बात को भी समझिए, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया जिसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है, ऊपर का जो एरिया है वो कम है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर लिया, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर क्या है, वाटर है, इन दोनों के अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे आप, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल को आपको क्या मिलेगा, जगह मिलेगा इवेपोरेट होने का, और जितना कम होगा उतना कम पार्टिकल इवेपोरेट होगा, है ना। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो 500 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, 500 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, और एक छोटा सा गेट है, ठीक है, छुट्टी हुई, उस गेट को ओपन किया, छोटा सा गेट है, तो उस गेट से बच्चे धीरे धीरे निकल पाएंगे, है ना, बहुत धीरे धीरे, एक एक दो दो करके एक निकलेंगे, तो 500 बच्चों को निकलने में टाइम लगेगा। पर वहीं मैंने गेट को बहुत बड़ा कर दिया, तो क्या पता एक ही बार में सारे निकल जाए, क्या पता एक बार में 20-20 निकलने जाए, क्या पता एक बार में 50-50 बच्चे निकलने लग जाए, तो बहुत कम टाइम में आपका क्या होगा, बच्चे निकल जाएंगे। तो सेम कहानी इधर है कि आपका सरफेस एरिया जितना कम होगा भैया, उतना ही कम आपका इवेपोरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जगह ही नहीं दी ना निकलने की, तो जितना कम जगह दोगे उतना कम निकलेगा। तो इसीलिए अगर आपको इवेपोरेशन घटाना है तो भैया आपको सरफेस एरिया कम कर सकता है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, ऐसा नहीं कि यही फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। केमिकल्स भी आते हैं बहुत सारे जो इवेपोरेशन को कम करते हैं, कि केमिकल्स की लेयर बिछा दो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। पर केमिकल की लेयर में क्या होता है कि विंड आएगी तो विंड उस केमिकल की लेयर को हटा देगी। तो बहुत सारे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया कैसे आपका इवेपोरेशन की रेट को घटाता बढ़ाता है। तो मतलब अगर कम सरफेस एरिया होगा तो मतलब आपका इवेपोरेशन कम होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ये आपका एग्जांपल है सरफेस एरिया के थ्रू। तो इसका मतलब ये है, इस एग्जांपल में आप बताइए कि कौन से सरफेस एरिया से ज़्यादा इवेपोरेशन है। मान लो ये अगर अगर 1 इंची का है, ये अगर मान लो मैंने ये एरिया जो है मान लो 1 इंच का है, और ये मान लो 5 इंच का है, 5 इंच का है, तो आप बताओ किधर से आपका ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। देखिए, तो कहाँ से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, लिखिए इस पॉइंट को, द वाटर विल इवेपोरेट इवेपोरेट मोर मोर क्विकली मोर क्विकली मोर क्विकली फ्रॉम फ्रॉम द बीकर फ्रॉम द बीकर ऑफ 5 इंच 5 इंच। जाए भाई, जितना ज़्यादा जहाँ वाला सरफेस एरिया होगा वहाँ से ज़्यादा इवेपोरेट होगा, मतलब यहाँ से आपका ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, नेक्स्ट फैक्टर दैट इज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी 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 क्या होता है, डैम्पनेस होती है, ठीक है, कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना डैम्पनेस है। डैम्पनेस बोलो तो आपका वाटर के अंदर कितना ज़्यादा वाटर पार्टिकल है। अगर आपके वाटर में, आपके एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी बहुत ज़्यादा है, पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी है, तो आपको और पानी ऐड कैसे करोगे एटमॉस्फेयर में, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन में एक बोगी में पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग भरे पड़े, अब घुसने की जगह ही नहीं है, घुसने की जगह ही नहीं है, गेट पे भी लोग इतने मतलब लटक रहे हैं, अब उसमें कोई घुस ही नहीं सकता, तो भैया कैसे घुसोगे उसके अंदर। तो वही एग्जाम्पल है कि आपका एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी है, जगह ही नहीं है, तो आपके पार्टिकल जो इवेपोरेट होंगे वो इवेपोरेट होकर जाएंगे कहाँ, भैया जगह ही नहीं है, तो आप रहो जहाँ पे रहना है आपको। तो इसीलिए अगर आपके एटमॉस्फेयर में पहले से ही ह्यूमिडिटी है, डैम्पनेस है, तो आपका इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। वही है, वही चीज़ लिखी हमने, पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन व्हेन ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इन द एयर या एटमॉस्फेयर, इन द एयर व्हेन द ह्यूमिडिटी is high, evaporation is lower. ठीक है, समझ रहे हैं ना क्यों? evaporation is lower. ठीक है, और लिखिए ह्यूमिडिटी 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 ऑफ एयर tells us the degree of dampness in air, of air. वही बात है कि वाटर डैम्पनेस मतलब अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर या एयर. ठीक है, तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम आपका इवेपोरेशन होगा. और ह्यूमिडिटी है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा ही है पहले से, तो आप कहाँ से इवेपोरेशन होगा. ठीक है, इसीलिए आप देखते होगे कि आपके गर्मियों में ज़्यादा इवेपोरेशन होता है. क्यों? क्योंकि तब ह्यूमिडिटी कम होती है, मतलब पहले से ही वाटर पार्टिकल एटमॉस्फेयर में कम होते हैं. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, वो इवेपोरेट होके जा चुके हैं. और गर्मियों और ठंडियों में या रेनी सीजन में, बारिशों के मौसम में पहले से एटमॉस्फेयर बहुत गीला गीला रहता है. पहले से एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पानी वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल पहले से ही है एटमॉस्फेयर में, तो उस मौसम में आपका इवेपोरेशन कम होता है. ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. ठीक है, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. क्या होता है डिफ्यूजन? चलिए समझिए. काम करते हैं, पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं, जितने भी इसके पॉइंट हैं, फिर इसको समझते हैं. ठीक है, लिखिए डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन इज spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. डिफ्यूजन is a property of matter which is based on the motion बोले तो movement of its particle. Next point, the rate of diffusion increase on increasing the temperature of the diffusing substance. यहाँ लिख लीजिए because the particles gain
gain kinetic energy, gain kinetic energy and move more rapidly, move more rapidly. पॉइंट लिखिए. diffusion is fastest, diffusion is fastest in gas compare than solid and liquid, solid and liquid. ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है डिफ्यूजन. देखिए मैंने क्या लिखवाया है, व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है ऐसे समझिए, जैसे कि आपका किसी पार्टिकल में किसी गैस का मिक्स हो जाना, ठीक है, वो कहलाता है डिफ्यूजन. और ये क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी के पास कम ज़्यादा बट सबके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है, कोई कम धीरे धीरे मूव कर रहा है ना, तो सबके पास एनर्जी होती है. ठीक है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ. जैसे कि आपका ये कुछ ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है. इस कंटेनर में नीचे वाले हिस्से में कर देता जो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो वाला गैस, ठीक है. और ऊपर वाले कंटेनर में एयर कर देता हूँ, ठीक है. तो कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे, कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर फुल हो चुका है, एयर के साथ मिल चुका, ये पूरे में फैल चुका. क्या है ये, क्या कहला रहा है, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे कि आप अगरबत्ती जब आप जलाते हो, अगरबत्ती की स्मेल, जो अगरबत्ती की स्मेल है वो पूरे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है. तो मतलब वो गैस दूसरे गैस के साथ मिक्स हो जाता है, वो वाला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है. इसको कहते हैं डिफ्यूजन. क्यों मिक्स हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो वो वाला पार्टिकल जो मिक्स होगा वो उस स्पेस में चला जाता है, स्पेस में चला गया तो उसके साथ मिक्स हो गया. एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे कि आपका एक ग्लास ऑफ वाटर है, डायग्राम और दिखाता हूं आपको मैं. इस एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें क्या है आपका, पानी है. मैंने इसमें क्या डाला, इंक डाला, मैंने इसमें क्या डाला, इंक की एक बूंद डाली, इंक की एक बूंद डाली इसमें. और थोड़ी देर बाद मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ना, पूरा ही रेड हो गया, पूरा ही क्या हो गया, रेड हो गया, पूरा ही रेड हो गया. पूरा जो पानी था वो रेड हो गया. क्यों, उस इंक की वजह से. आप नीला इंक डालिए तो पूरा नीला बन जाएगा. क्यों, क्योंकि ये डिफ्यूजन है. आपका जो इंक था वो पूरे में फैल गया. क्यों, आप देखिए इंक के कुछ पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल पूरे ग्लास में फैल गए, पूरे ग्लास ऑफ वाटर में फैल गए. कैसे फैल गए, क्योंकि हमें पता है एटम के बीच में, सॉलिड में हमने पढ़ा था, सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, और गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. तो देखिए दो पार्टिकल के बीच में, गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं, ये गैस के केस में बहुत ज़्यादा होता है. तो देखिए लिक्विड के केस में भी होता है, तभी तो ये डिफ्यूज हुआ, मिक्स हो गए सारे, तभी तो ये लाल कलर बन पाया. अगर ये स्पेस नहीं होता तो डिफ्यूजन होता ही नहीं. ठीक है, तो सॉलिड के केस में कम डिफ्यूजन होता है, लिक्विड के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है आपका गैस के केस में, जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है कोई चीज़ें. आपको जैसे आप स्कूल से घर आए, आपको भूख लगी, मान लो घर में मम्मी खाना बना रही है, तो आपको आते ही आपको स्मेल से पता चल जाएगा खाना क्या बना है. स्मेल इतनी अच्छी आ रही, क्यों, वो डिफ्यूजन ही तो है.
कि आपको स्मेल आ गई पूरे घर में, कि आपको पता चल गया खाना बन रहा है, टेस्टी खाना, ठीक है, ये डिफ्यूजन है। मान लो कोई परफ्यूम स्प्रे कर रहा है और पब्लिक में है, पब्लिक प्लेस में चला गया, और उसके बाद बगल वाले को स्मेल आ जाती है, क्यों? डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि उसका जो परफ्यूम का जो पार्टिकल है वो एनवायरमेंट के स्पेस पार्टिकल को में जाके कोलाइड फटाफट कर रहा है। गैस ज़्यादा कोलाइड करता है, इसलिए ठीक है, गैस में कोलिजन हो रहा है। आपका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका बोर्ड, जैसे आपका बोर्ड है, बोर्ड में आप कुछ लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए और छोड़ दीजिए उसको, मान लो 10-15 दिन के लिए छोड़ दो। 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया तो आप उस 10-15 दिन बाद उस जो लिखा आपने उसको मिटाओ, वो जल्दी मिटेगा नहीं, क्यों? डिफ्यूजन। ये सॉलिड में डिफ्यूजन है। देखिए डिफ्यूजन तीनों में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, बट सॉलिड में बहुत कम होता है क्योंकि स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा। तो सॉलिड जब मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो सॉलिड था, सॉलिड पे लिखा तो वो मिटेगा नहीं, क्यों? जल्दी नहीं मिटेगा, क्यों? डिफ्यूजन के कारण, उसके अंदर पार्टिकल के अंदर वो फैल चुका है, उसका जो आपने मार्कर से वो फैल चुका है, वो जल्दी मिटेगा नहीं, जल्दी हटेगा नहीं, ठीक है। तो ये सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही तीनों में आपका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में आपका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब पढ़िए मैंने क्या लिखवाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। देखिए मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन की वजह से, देखिए मैंने आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि पार्टिकल तो ऑलवेज मूवमेंट रहता है। देखिए भैया वो मूवमेंट करेगी तभी तो आप डिफ्यूजन होगा, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए उसके पास एनर्जी तो होनी चाहिए। कि आपने परफ्यूम लगाया, मैंने बोला पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन, उनके पास हमेशा एनर्जी होती है, तो गैस में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो पार्टिकल फटाफट क्या करेगा? मूव करेगा, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, क्यों ये बात हमें समझ में आ गई, डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, और ये डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि मोशन के लिए, मोशन बेस्ड है, क्योंकि आपका पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए आपका क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। of rate of diffusion increase when temperature of particle increase, temperature of diffusion particle increase। अब टेम्परेचर से कैसे डिफ्यूजन इंक्रीज होता है समझिए। अगर मैंने रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल की मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो भागेंगे। ये कहानी आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी होती है, अगर हम उसे हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल के पास और ज़्यादा एनर्जी आएगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी उतना ज़्यादा फैलेंगे, उतना ज़्यादा भागेंगे। यही कहानी इवेपोरेशन में थी, है ना। ये एक्चुअली पार्टिकल होते ही मोशन में, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ में आएगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे, टेम्परेचर घटाने से भैया आपका पार्टिकल धीरे धीरे मूव करेगा, और धीरे धीरे मूव करेगा तो आपका डिफ्यूजन थोड़ा कम होगा। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाना, दैट इज डिफ्यूजन, या स्प्रेड हो जाना, इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ये आपका डिफ्यूजन, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्ट आपका फ्रीजिंग और मेल्टिंग, कि मेल्टिंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कि मेल्टिंग हम कम ज़्यादा किस किस फैक्टर से कर सकते हैं, फ्रीजिंग कौन कौन से फैक्टर को फ्रीजिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।